तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध कल थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, रो याद है? समीकरण 1 और 2 जो कल वाला हम लोग हेडिंग पढ़े थे, उसमें समीकरण 1 और 2 से विशिष्ट प्रतिरोध निकाला गया था ना। आज थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन ही अलग होगा यहाँ से। मतलब एक तरह से कहें तो वो भी जो बताए हैं वो भी सही है, और एक ये भी डेफिनेशन होता है। तो स्पेशली विशिष्ट प्रतिरोध का जो परिभाषा होता है वो इस तरह से होता है कि यदि हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करें, ध्यान समझना, यदि हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करें तो धारा प्रवाह के दौरान उसमें आवेश गति करेगा ना। बिना आवेश का धारा नहीं ना बहेगा। जब धारा प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब कि आवेश उसमें क्या हो रहा है, गति कर रहा है। और जहाँ पर आवेश होगा तहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अवश्य होता है। माने यह हुआ कि अगर हम चालक में धारा प्रवाहित करें तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर हम चालक में धारा प्रवाहित करें तो क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसको हम क्या कहते हैं? ई कहते हैं। और धारा है तो चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी तो होगा ए। तो आई प्रवाहित हो रहा है और एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित हो रहा है, तो वहाँ पर धारा घनत्व भी होगा। धारा घनत्व तो याद होगा आपको, J = हम लोग निकाले थे I/A, याद है? तो जब धारा प्रवाहित हो रहा है I, ए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक तार में, तो धारा घनत्व भी होगा। तो किसी चालक में, तो इसका परिभाषा ऐसे बनता है कि किसी चालक में धारा प्रवाह के दौरान, किसी चालक में धारा प्रवाह के दौरान या धारा प्रवाहित होने पर उस चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा वहाँ जो धारा घनत्व उत्पन्न हुआ है वह धारा घनत्व J, इन दोनों का जो अनुपात होता है ना, उस अनुपात को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध को दिखाते हैं रो से। समझ में आया? डेफिनेशन क्या बनेगा? किसी चालक में धारा प्रवाह के दौरान, या लिखेंगे किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर उस चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो परिभाषा तो इससे बन जाएगा। अब समझिए, यदि चालक तार की लंबाई, यदि चालक तार की लंबाई L तथा उसके सिरों पर चलिए आ जाइए, उत्पन्न विभवांतर तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी हो, तो उत्पन्न विभवांतर भी हो तो ध्यान देना, चालक तार की लंबाई कितना मान रहे हैं? L। जैसे चालक तार है तो चालक तार की कुछ ना कुछ लंबाई होगी ना। हम मान ले रहे हैं चालक तार की लंबाई कितना है? L। इसमें जो धारा बह रहा है वो V वोल्ट के बैटरी से बह रहा है, माने इसके सिरों पर कितना वोल्टेज काम कर रहा है? V। तो उस कंडीशन में तो फार्मूला हो जाता है E = V/L। एक सूत्र पढ़े होंगे E = V/D, याद है? E = V/D, वही सूत्र है, बस वहाँ के D का जो काम है वो कौन कर रहा है? L कर रहा है। मतलब कि L लंबाई का चालक तार है और उसके सिरों पर V वोल्टेज लगा है ना, तो इन दोनों V और L की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। और E का मतलब होता है V/L। इसको आप मेन समीकरण दीजिए, एक परिभाषा के अनुसार है, इसको समीकरण 2। यदि हम ये कहें कि चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, यदि चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A हो, तो आप जानते हैं कि धारा घनत्व J = होगा I/A। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये समीकरण हो गया 3। अभी जितना बोर्ड पर लिखा गया उसमें कोई समस्या हो तो बताइए। हम क्या लिखे हैं ध्यान समझिए। हम पहले लिखे हैं रो = E/A। ये कहाँ से लिखे हैं? ये लिखे हैं परिभाषा से। हमने क्या बताया परिभाषा में कि
किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर उस चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित किया जाता है। रो इक्वल टू होगा ई बटा जे। अब हम जब चालक तार में धारा प्रवाहित किए हैं तो चालक तार में कुछ न कुछ लंबाई होगा ना, अब बिना वोल्टेज का बताइए धारा बहेगा? आखिर धारा को धक्का कौन देगा? वोल्टेज। तो हम मान लेते हैं, हम यह मान ले रहे हैं कि यदि चालक तार की लंबाई L तथा इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है या सिरों पर लगा विभवांतर, समझ रहे हैं, लगा या उत्पन्न, सिरों पर लगा विभवांतर कितना है? V है। तो E इक्वल टू सूत्र होता है V बाई L। ये सूत्र कहाँ से आया है? ये सूत्र आया है V बाई D से। तो E इक्वल टू V बाई L, ये समझ गए। यदि चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो धारा घनत्व J इक्वल टू होता है I बटा A। अब यहाँ से E और J का मान उठा के समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समझ रहे हैं, हम क्या किए हैं? बस मान रख रहे हैं, E का मान और J का मान। तो E का मान होगा V बटा L बटा I बटा, कोई दिक्कत इसमें, रो इक्वल टू V बटा L इंटू A बटा, हम थोड़ा सा बदलाव करना चाहते हैं, V बटा I को एक साथ रखना चाहते हैं, V बटा I एक साथ और A बाई L एक साथ। A बाई L आप जानते हैं ओम के नियमानुसार V बटा I R होता है ना। यहाँ से लिख सकते हैं ओम के नियम से, चाहे नियमानुसार, V बटे I इक्वल टू R। तो बताइए रो इक्वल टू R A बटा L हो जाएगा। देखिए यही हम लोग निकाले थे क्या, कल सूत्र ही निकाला गया था, रो इक्वल टू R A बटा L। मात्रक भी कल हम लोग लिख लिए थे, कल तो सारा चीज हो गया था ना। तो ये भी तरीका है विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने का। एक जो कल हम लोग निकाले थे ना समीकरण 1 और 2 से, वो भी एक तरीका है विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने का, लेकिन दोनों के परिभाषा में अंतर है। इसका परिभाषा क्या कहता है कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हम रो का प्रयोग करते हैं। रो इक्वल टू फार्मूला हो जाता है E बटा J। यदि चालक तार की लंबाई L तथा उसके सिरों पर लगा विभवांतर V हो तो E इक्वल टू होता है V बटा L। और यदि चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A हो तो J इक्वल टू होता है I बटा A। E और J का मान उठा कर समीकरण 1 में रख दिए हैं। E मतलब V बाई L और J मतलब I बाई A। थर्ड बटा जाके इधर ऊपर गुणा हो जाएगा, तो V बटा L तो ठीक है, A बटा I से गुणा होगा। V बटा I को एक पास कर दिए और A बटा L को एक पास। ओम के नियम से V बटा I तो क्या होता है? R होता है। तो इसके बदले में क्या लिखा गया? R, बाकी A बटा L। तो रो इक्वल टू R A बटा L। ये आ गया विशिष्ट प्रतिरोध के लिए सूत्र।